I am Director Marg Skills Private Limited, the venture organization of Marg ERP Limited. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ शशि ड्रीम फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, एक मौका दिया आप सभी से बातचीत करने का। साथ ही शशि ड्रीम फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फर्दर परिचय की जरूरत नहीं है। अपने नाम से ही बड़ा स्पष्ट है कि ये इससे जुड़े हुए लोगों का ड्रीम पूरा होता है। मुझे समय ज़्यादा न लेते हुए एक बार फिर से मैं शशि ड्रीम फाउंडेशन को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आज की वार्ता का चर्चा का विषय मिला है कैरियर इन CAPF, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कैरियर, जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा कि डिफरेंट टाइप की जो भर्ती प्रक्रिया होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में, वो किस तरह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, किस तरह से हमको अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ किस किस स्टेजेस के सिलेक्शन की स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा CAPF का। CAPF एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके परिचय की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि चाहे देश से बाहर से सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज हैं या इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज हैं, CAPF बखूबी प्रोफेशनल के साथ में एक बड़ी ही तत्परता के साथ में काम करती है। हर देश नागरिक को CAPF के बारे में जानकारी है। फिर भी बताना चाहूँगा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सेना बल, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये चाहे इंटरनेशनल बाउंड्री पर देश की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा में अगर कोई समस्या आती है, ये बखूबी अपना रोल प्ले करते हैं और एक बहुत ही अपना प्रोफेशनल तरीके से देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, BSF, SSB, ITBP, आपको पता है कि बॉर्डर की ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और हर तरह से ये हमको सुरक्षित रखते हैं। देश का नागरिक आराम से बिना किसी चिंता के सोता है देश के अंदर। अभी इन फोर्सेज में युवा पीढ़ी की जरूरत होती है डिफरेंट पदों के लिए। हम डायरेक्ट एंट्री डिफरेंट पदों के लिए जरूरत होती है सिक्योरिटी फोर्सेज में, जिसमें हमें सिक्योरिटी फोर्सेज को चाहिए कि उस तरह के युवा मिलें जिसमें जोश हो, मानसिक रूप से संतुलित हों और शारीरिक रूप से मजबूत हों। तो साथियों, आज इस बात पर चर्चा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देने की, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई जानकारी हासिल करनी है तो कमेंट में डाल सकते हैं और मैं इस सेशन के लास्ट में एक कमेंट पर टिप्पणियाँ करूँगा। साथ में मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप एक नोट बनाते चलें, क्योंकि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो कि आपको नोट करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको आगे भर्ती के लिए प्रक्रिया के लिए अप्लाई करने में मदद मिले। एक्चुअली CAPF में जो भी इसके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं, BSF, ITBP, CRPF, SSB, CISF, इसमें 3 तरह के पद होते हैं, 3 तरह के कैडर्स होते हैं, यानी कि 3 तरह के कैडर होते हैं। एक ग्रुप A कैडर होता है, दूसरा ग्रुप B कैडर होता है और तीसरा ग्रुप C कैडर होता है। तो तीनों ही कैडर के रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के बारे में बातचीत करूंगा। इन ऑर्गेनाइजेशंस में 4 तरह से भर्तियां होती हैं, 4 चैनल्स के थ्रू भर्तियां होती हैं। पहली भर्ती होती है, मैं गजेटेड अफसर्स के लिए भर्ती का प्रक्रिया बताऊंगा। ये असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री GD कैडर के लिए भर्ती प्रक्रिया UPSC के द्वारा की जाती है।
दूसरा भर्ती प्रक्रिया की जाती है इन ऑर्गेनाइजेशंस में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, जिसमें सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री जीडी कैडर और कांस्टेबल जीडी कैडर के बारे में भर्ती की जाती है। नेक्स्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट बाय सीएपीएफ होता है, यानी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में रिक्रूटमेंट करती है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गृह मंत्रालय उसमें एक नोडल फोर्स बनाता है। उस नोडल फोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। इस रिक्रूटमेंट में मेडिकल ऑफिसर्स का, वेटनरी मेडिकल ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। इसके साथ में चौथी भर्ती प्रक्रिया होती है फोर्स लेवल रिक्रूटमेंट, यानी कि एलाइड कैडर्स के लिए फोर्स लेवल पर रिक्रूटमेंट किया जाता है। हर फोर्स अपने लिए रिक्रूटमेंट करती है मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने के बाद में। मिनिस्ट्री के द्वारा उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बने हुए हैं और साथ में उनकी एसओपी बनी हुई है। उन एसओपी और रिक्रूटमेंट रूल्स के नॉर्म्स को दिमाग में रखते हुए फोर्सेज अपना रिक्रूटमेंट करते हैं। इनमें रिक्रूटमेंट किया जाता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए, यानी कि जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो रिक्रूटमेंट किया जाता है। हर फोर्स अपना रिक्रूटमेंट करती है। ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट किया जाता है। ट्रेड्समैन में मैं आगे विस्तृत जानकारी दूंगा नेक्स्ट। इसके अलावा इंजीनियरिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जाता है, पैरामेडिकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जाता है, पैरा वेटरनरी स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जाता है, एयर विंग का रिक्रूटमेंट किया जाता है और वाटर विंग का रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो इस तरह के 4 तरह की अपना रिक्रूटमेंट प्रक्रिया होती है। अब एक एक प्रक्रिया को हम विस्तृत बातचीत करते हैं। पहले हम लेते हैं गस्टेड पोस्ट के लिए। जीडी कैडर में गस्टेड पोस्ट शुरुआत होती है इन सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री से। असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और सभी सीएपीएफ अपनी अपनी वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यानी गृह मंत्रालय को देते हैं। उसके बाद में गृह मंत्रालय किसी भी एक सिक्योरिटी आर्म पुलिस फोर्स को नोडल फोर्स बना देता है। नोडल फोर्स का काम होता है मिनिस्ट्री, यूपीएससी और दूसरे आर्म पुलिस फोर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन करना। वैकेंसी देने के बाद में एमएचए वैकेंसी यूपीएससी को देता है। यूपीएससी इसका एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन निकालते हैं। अभी मैं साथ के साथ बता दूं, अभी 18 अगस्त को असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री का नोटिफिकेशन निकला हुआ है और जिसकी लास्ट डेट 7 सितंबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएंगी। बाकी इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताना चाहूँगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन 20 साल से 25 साल की कैंडिडेट की उम्र होनी चाहिए। जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी की मीन्स ओबीसी के लिए अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशन का स्तर होना चाहिए बैचलर डिग्री और इसके इक्विवेलेंट यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आर्म पुलिस फोर्स है, उसके लिए कुछ फिजिकल उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इस प्रकार से हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। केवल मेल केस में मेल कैंडिडेट का चेस्ट का मेजरमेंट होता है 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि बिना एक्सपेंशन के 81 सेंटीमीटर चेस्ट और एक्सपेंशन के बाद में 86 सेंटीमीटर चेस्ट हो मेल कैंडिडेट का। इसके साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब मैं रिटन इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। सिलेक्शन प्रक्रिया इनकी 4 पार्ट में पूरी होती है। पहला पार्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा पार्ट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा पार्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, चौथा पार्ट होता है इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन जो पहला पार्ट है ये यूपीएससी कंडक्ट करती है। अभी जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है यानी कि 18 अगस्त को एडवर्टाइजमेंट यूपीएससी ने दिया, इसका रिटन एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को है। इसमें 2 पेपर होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के। पेपर फर्स्ट जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो कि 250 मार्क्स का है, 2 आवर्स इसका टाइम होता है। पेपर 2 जनरल नॉलेज एशियन कंपेरिहेंशन का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन टोटल मिला के 450 नंबर का होता है। जो कैंडिडेट एक निर्धारित अंक प्राप्त कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, उन कैंडिडेट्स को फिर
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्ट करते हैं, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कंडक्ट करते हैं नोडल फोर्स के थ्रू। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रनिंग होती है जो 16 सेकंड में पूरी करनी होती है। 800 मीटर रनिंग होती है 3.45 मिनट्स में पूरी करनी होती है। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर करनी होती है, इसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं। शॉर्ट पुट जिसका वेट 7.26 kg होता है उसको 4.5 मीटर फेंकना पड़ता है, सिंगल चांस मिलता है इसका। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रनिंग होती है 18 सेकंड में और 800 मीटर रनिंग होती है 4.45 मिनट में। लॉन्ग जंप 3 मीटर होती है, 3 चांस मिलते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉर्ट पुट इवेंट नहीं होती। मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझूंगा कि ये इवेंट इस तरह की है कि इसमें नॉकआउट बेसिस क्वालिफाई करना पड़ता है। नॉकआउट बेसिस मतलब अगर किसी भी एक भी इवेंट में कैंडिडेट फेल हो जाता है, क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो उसको उसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। ये नॉकआउट बेसिस इवेंट होती हैं। जो कैंडिडेट इन इवेंट्स में पास हो जाते हैं, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाते हैं, वो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के कोई मार्क्स निर्धारित नहीं होते, केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये ऑलरेडी यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ। फिर भी आपको बताना चाहूँगा, इसमें चेक किया जाता है कि मानसिक रूप से संतुलित है कैंडिडेट, फिजिकली फिट है कैंडिडेट और फोर्स के चैलेंजेस को फेस कर सकता है फिजिकली। उस मेडिकल लाइंस पे इसका टेस्ट किए जाते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपको वही वेबसाइट वगैरह बताऊंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जब मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाता है, उनको नेक्स्ट प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। इंटरव्यू के लिए थोड़ा इधर बताना चाहूँ, कुछ कैंडिडेट हो सकता है कि मेडिकल टेस्ट में जब पहली बार मेडिकल टेस्ट होगा उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो चिंता ना करें, वो फिर सेकंड टाइम उनको रिव्यू मेडिकल किया जाता है। तो रिव्यू मेडिकल में स्पेशलिस्ट को बिठाया जाता है साथ में, और रिव्यू मेडिकल में कोई इशूज होते हैं वो टाइम दिया जाता है पूरा करने के लिए। रिव्यू मेडिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद में उनको फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इंटरव्यू की प्रक्रिया शामिल होने के बाद में मेरिट बनाई जाती है। अभी क्योंकि 5 ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हैं और सिलेक्शन कैसे, उनको फोर्स अलॉटमेंट किस तरह से होता है वो तो बताना चाहूँगा मैं आपको। फोर्स अलॉटमेंट मेरिट कम चॉइस बेसिस पे होता है। पहले चॉइस देखी जाएगी, उस पर्टिकुलर चॉइस की में मेरिट बनाई जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट चॉइस पर नहीं कैंडिडेट का नंबर आता उस पर्टिकुलर मेरिट में, देन सेकंड चॉइस पर कैंडिडेट देखी जाती है और फिर सेकंड चॉइस की मेरिट बनाई जाती है। उस पर तो चॉइस कम मेरिट बेसिस पर फोर्स का अलॉटमेंट होता है। यहाँ पर मैं एक और बताना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है, एक बार हमारा जब कैंडिडेट का मेडिकल हो जाता है तो कैंडिडेट शारीरिक रूप से थोड़ा लापरवाह हो जाता है, उसको लगता है कि मेडिकल तो हो गया। लेकिन मैं इस चीज़ को ध्यान रखें कि मेडिकल यहाँ होने के बावजूद, सिलेक्शन होने के बावजूद जब कैंडिडेट फोर्स को ज्वाइन करता है उस समय फिर से मेडिकल होता है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं मेडिकल में, रिटन एग्जामिनेशन इंटर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, वो कैंडिडेट ध्यान रखें, अपने को फिट रखें, क्योंकि फोर्स की ट्रेनिंग इस तरह की होती है, फिजिकल फिटनेस की जरूरत पड़ती है। तो लापरवाह ना रहें एक बार सिलेक्शन के बाद में, और द्वारा भी वहाँ पर पहुँचने के बाद ही मेडिकल होता है। तो ये थी असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री की भर्ती प्रक्रिया। दूसरा भर्ती का माध्यम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मैं ग्रुप बी स्टाफ को लेकर चलता हूं। सब इंस्पेक्टर जीडी डायरेक्ट एंट्री। सब इंस्पेक्टर जीडी डायरेक्ट एंट्री की भर्ती एसएससी के नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। सेम प्रक्रिया है, सभी फोर्सेज अपनी वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यानी गृह मंत्रालय को देते हैं। गृह मंत्रालय को वैकेंसी देने के बाद में गृह मंत्रालय उन वैकेंसीज को एसएससी को देता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट www.ssc.nic.in पर नोटिफिकेशन देता है।
और नोटिफिकेशन के बाद में प्रक्रिया, जो एप्लीकेशंस आती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाती हैं, एप्लीकेशन आने के बाद में जो एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स की होती हैं उनको फिर डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। पहले मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता देता हूं, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के लिए, यानी जीडी कैडर सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के लिए 20 साल से 25 साल का एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन इसमें है जो भारत सरकार के नॉर्म से एज रिलैक्सेशन के लिए, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसमें भी हैं। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख और JNK स्टेट, सिक्किम आदि इलाके से बिलोंग करते हैं या आदि कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होती है। और जो कैंडिडेट जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, ST को बिलोंग करते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है मिनिमम हाइट। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट इस तरह से है, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, JNK रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्किम को बिलोंग करते हैं, उनके लिए फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है। जो फीमेल कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट होता है, जिसमें चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद में 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मस्ट है। ST कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चेस्ट में रिलैक्सेशन है, उसमें 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए बिना एक्सपेंशन के और 82 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए एक्सपेंशन के साथ में। इसके साथ में सिलेक्शन प्रक्रिया इस तरह से है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन टोटल 200 नंबर का होता है। टोटल 400 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल नॉलेज अवेयरनेस का होता है। पेपर 1 का पार्ट A जनरल नॉलेज अवेयरनेस का होता है, जो 50 नंबर का है। पेपर 1 का पार्ट B जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होता है, जो 50 नंबर का है। और पेपर नंबर 1 पार्ट C क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, जो 50 नंबर का होता है। पेपर नंबर 1 का पार्ट D इंग्लिश कंप्रीहेंशन का होता है, 50 नंबर का होता है। टोटल 200 नंबर का पेपर 1 होता है। जो कैंडिडेट पेपर नंबर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स लेते हैं, यानी कि अनरिजर्व के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 30% हैं, OBC EWS के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 25% हैं, अदर कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 20% हैं। जो कैंडिडेट ये निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करते हैं, उन कैंडिडेट्स को पेपर 1 के बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस 16 सेकंड में पूरा करे, 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट्स में पूरा करनी होती है, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस में करनी होती है, हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस में करनी होती है, शॉर्ट पुट 16 पाउंड्स का शॉर्ट पुट होता है, वो 4.5 मीटर 3 चांस में फेंकना होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस 18 सेकंड्स में है, 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस 4 सेकंड में है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस दिए जाते हैं, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट ये भी नॉकआउट बेसिस पर इवेंट्स हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की इवेंट नॉकआउट बेसिस पर हैं। अगर किसी भी इवेंट में कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करता तो उसको वहीं डिस्क्वालीफाई किया जाता है और आगे की सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। जो कैंडिडेट यहाँ पर इस क्वालिफाइंग नेचर के टेस्ट को PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स को फिर सेकंड पेपर में बुलाया जाता है। SSC द्वारा सेकंड पेपर कंडक्ट किया जाता है। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन टेस्ट होता है सेकंड पेपर, जो 200 मार्क्स का होता है। टोटल 400 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन की होते हैं। पेपर 1 200, पेपर 2 200।
इसके साथ में जो कैंडिडेट सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, निर्धारित मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स को फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन की डिटेल्स एसएससी नोटिफिकेशन में दी हुई होती हैं। फिर भी आप मोटे तौर पर बताना चाहूंगा कि मानसिक रूप से संतुलित कैंडिडेट हो और फिजिकली फिट कैंडिडेट हो। इसके साथ साथ तो कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि फोर्स की फंक्शनिंग को के दौरान उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उस तरह के कैंडिडेट नहीं लिए जाते। सेम प्रोसीजर होता है, जो एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन फेल हो जाते हैं फिर उनको एक स्पेशलिस्ट बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और कैंडिडेट को मौका दिया जाता है दोबारा से रीअपियर होने, रिव्यू मेडिकल में अपियर होने के लिए। और रिव्यू मेडिकल जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनको फिर फर्दर मेरिट बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री में इंटरव्यू नहीं होता। मेरिट में सेम फोर्स का अलॉटमेंट मेरिट चॉइस का मेरिट के बेस पर होता है। चॉइस वाइज मेरिट बनाई जाती है। फर्स्ट चॉइस में अगर उसको दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है तो फर्स्ट चॉइस में क्लिक कर देन सेकंड पर लेकर जाते हैं, फिर थर्ड चॉइस पर लेकर जाते हैं। चॉइस वाइज मेरिट बनाई जाती है। चॉइस कम मेरिट बेसिस पर फोर्स अलॉटमेंट होता है। उसके साथ बाद में कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑफर अपॉइंटमेंट निकालते हैं और अपना दिए हुए ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर्स पर ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है। ये था सब इंस्पेक्टर जीडी डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैं एक बार फिर इसकी वेबसाइट आपको नोट कराना चाहूँगा, www.ssc.nic.in। इसके बाद में तीसरा जीडी कैडर की भर्ती होती है इन सीएपीएफ के लिए। ये भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू किया जाता है। इस पर्टिकुलर कांस्टेबल जीडी की भर्ती में आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि 5 जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उसके अलावा असम राइफल भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट करता है। उसके भी कैंडिडेट इस पर्टिकुलर भर्ती प्रक्रिया के द्वारा सेलेक्ट होते हैं। और एक एसएसएफ होता है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, उसके लिए भी कैंडिडेट्स की भर्ती इस भर्ती प्रक्रिया के थ्रू होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कांस्टेबल जीडी की भर्ती जो एसएससी के थ्रू होगी, इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, असम राइफल, इनकी भर्ती होती है। भर्ती प्रक्रिया के इस तरह से होती है कि एसएससी अपना www.ssc.nic.in पर नोटिफिकेशन देती है। नोटिफिकेशन देने के बाद में ये वैकेंसी का प्रोसीजर सेम होता है। वैकेंसी सीएपीएफ एमएचए को वैकेंसी देते हैं। एमएचए एक किसी सीएपीएफ नोडल फोर्स लगाता है। नोडल फोर्स के द्वारा वैकेंसी एसएससी को जाती है। एसएससी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देती है। नोटिफिकेशन देने के बाद में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं एसएससी के प्री स्क्रीनिंग में, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रक्रिया में इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है। हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा एलिजिबिलिटी कंडीशन, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में कैंडिडेट की उम्र 18 से 23 साल हो। रिलैक्सेशन सेम है जिस तरह से पहले बताए हुए एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन नॉर्म्स हैं, सेम रिलैक्सेशन नॉर्म्स यहाँ लागू होते हैं। पहला रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए है, 3 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। और SC ST के लिए अपर एज लिमिट 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल या 10th पास और इसके इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन पास किए होंगे वो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। इसके अलावा इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि आर्म पुलिस फोर्स के लिए सिलेक्शन है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स का एक नॉर्म्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर की हाइट है। बाकी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जो पहले बताए थे उसी हिसाब से इनको रिलैक्सेशन मिलता है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट होती है। सेम है मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट होता है जिसका विदाउट एक्सपेंशन चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए।
एसटी कैंडिडेट के लिए 77 से 82 चेस्ट होनी चाहिए, विदाउट एक्सपेंशन 77, एक्सपेंशन के साथ 82, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो इन निर्धारित मापदंड पर जो कैंडिडेट फिट पाए जाते हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होता है निर्धारित सेंटर्स के ऊपर। वहां पर रिटन पेपर 1 होता है, जिस रिटन पेपर के 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट के 25 अंक होते हैं। पार्ट 1 होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, 25 मार्क्स का होता है। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, 25 मार्क्स का होता है। पार्ट डी लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट मीन्स 2 चॉइस होती हैं, चाहे वो हिंदी का पेपर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है, इंग्लिश का। ये 25 नंबर के क्वेश्चन इस तरह के हैं लैंग्वेज टेस्ट के, जो कि हिंदी कैंडिडेट के लिए अलग होंगे, इंग्लिश ऑप्टेड कैंडिडेट्स के लिए अलग होंगे। बाकी 75% क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये सभी के लिए कॉमन होते हैं। पेपर सभी एग्जामिनेशंस का जो अभी तक बताए हैं बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर होता है। और कैंडिडेट अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार पेपर हिंदी या इंग्लिश के द्वारा पढ़कर अपना एग्जाम दे सकता है। तो पेपर देने का समय 90 मिनट का होता है। जो कैंडिडेट इसमें निर्धारित अंक प्राप्त कर लेते हैं, एसएससी उन कैंडिडेट्स को सेकंड फेज एग्जामिनेशन के लिए इनवाइट करती है। सेकंड फेज एग्जामिनेशन होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहले बताए हुए एग्जामिनेशंस में भी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ही करते हैं। मेडिकल भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ही करते हैं। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि 24 मिनट्स में करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन को बिलोंग करते हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1 माइल रेस है। 1 माइल मीन्स 1.6 किलोमीटर है, और जो कि 800 मीटर है। 800 मीटर है और टाइमिंग 1.6 किलोमीटर है, लेकिन टाइमिंग्स कम कर दिए जाते हैं लद्दाख रीजन के लिए। अच्छा, जो कैंडिडेट, ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, जो कैंडिडेट इस पर्टिकुलर रनिंग की इवेंट में फेल हो जाता है, उसको ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आगे की सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेते हैं, उन कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड सेम हैं, जैसे पहले रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के बारे में बताए थे। इसमें मानसिक रूप से संतुलित कैंडिडेट हो और फिजिकली फिट हो, आर्म्ड फोर्सेस की फिजिकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए। यहाँ पर भी मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन फेल हो जाते हैं, उनको एक मौका दिया जाता है स्पेशलिस्ट के सामने जाकर अपना रिव्यू मेडिकल कराने का। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट एसएससी के द्वारा बनती है। इस मेरिट लिस्ट में सबसे पहले चॉइस कम मेरिट के बेस पर ही, जिस तरह से दूसरे एग्जामिनेशंस के बारे में बताया था, उसी तरह से इसमें भी चॉइस कम मेरिट के बेस पर अपना फोर्स का एलोकेशन होता है। तो ये प्रक्रिया थी कांस्टेबल जीडी के। बाकी में अभी एलाइड रिक्रूटमेंट्स के बारे में चलूँ, उससे पहले, क्योंकि ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट्स हैं, सभी फोर्सेस के कॉमन नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के सभी इन तीनों फोर्सेस के सभी फोर्सेस के लिए कॉमन नॉर्म्स हैं। इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि खासकर कांस्टेबल जीडी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रिक्रूटमेंट कांस्टेबल जीडी के थ्रू होता है और कैंडिडेट्स बहुत होते हैं। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट अफसर रह चुका हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इसके साथ साथ मैं कई रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में मेंबर रहा हूँ बोर्ड का, कई रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में प्रिजाइडिंग अफसर रहा हूँ। मैंने देखा लोगों से बातचीत करते हुए, उनसे पूछा जाता है कि आपने तैयारी की है, तो कहते हैं साहब बहुत अच्छी तैयारी की है। कैसे तैयारी की है? कि साहब जो सुबह दौड़ता हूँ, शाम को दौड़ता हूँ, दोपहर को दौड़ता हूँ। और होता क्या है कि मेजॉरिटी कैंडिडेट्स कांस्टेबल जीडी के एग्जामिनेशंस के लिए रूरल इलाके से आते हैं
और बहुत मेहनत करते हैं। पेरेंट्स भी उनको संतुष्ट रहते हैं कि मेरा बेटा 3-3 बार दिन में दौड़ता है, लेकिन दौड़ से ही सब कुछ नहीं होगा। रिटन पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है जितना दौड़ पर ध्यान देना पड़ता है। तो रिटन की विशेष तैयारी करनी पड़ती है। अब रिटन की तैयारी के लिए चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, हम जब पढ़ते हैं, हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम देते हैं, इंटरमीडिएट का बोर्ड का एग्जाम देते हैं या ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं डिग्री लेने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल लाइफ का ऐसे टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपको जॉब मिलना है, उस समय हम कहीं ना कहीं रिटन उस पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते हैं हम तो पढ़ लिए, डिग्री मिल चुकी है। जबकि ये बहुत पीक पीरियड होता है जब किसी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत होती है। जो एफर्ट्स आपने हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन लेवल पर किए थे, उससे कहीं ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। यहाँ आकर कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो जाते हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कुछ पेरेंट्स भी इसको हो सकता है इस वेबसाइट पर अभी इस पर्टिकुलर इसमें प्लेटफॉर्म पर शामिल होंगे। तो उनसे मेरी यही निवेदन रहेगा कि बच्चों को जब ग्रेजुएशन उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, उनको उसी तरह से टाइम दिया जाए पढ़ाई के लिए जिस तरीके से कॉलेज टाइम पर उनको टाइम दिया जाता था। लेकिन जैसे ही कॉलेज पास आउट होता है, फिर एग्जामिनेशन की तैयारी में ज़्यादा ध्यान न दिलाकर उनको कहीं ना कहीं दिमाग को डाइवर्ट करके रखते हैं। तो मेरा यही सबमिशन है कि आप इस समय भी बच्चे की 1-2 साल की जो तैयारी है, इस पर रिटन एग्जामिनेशन विशेष ध्यान दें। दूसरा, कांस्टेबल जीडी में और जो भी चाहे वो सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें मैंने देखा है कि लड़के बोलते हैं साहब मैं तो बड़ा अच्छा टाइम में पास अपना दिया हुआ किलोमीटर पूरा करता था, लेकिन यहाँ पर मुझे फेल कर दिया गया। और कभी तो लोग शक करते हैं साहब मेजरमेंट तो ठीक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो निर्धारित रूप जो अपना एसओपी में आरआर में है, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया, उसी हिसाब से जो डिस्टेंस होती है, टाइम बड़ा एक्यूरेट नापा जाता है। लेकिन कैंडिडेट को फिर भी शक होता है। उसका एक रीजन है, जब कैंडिडेट घर पे तैयारी करता है, फिजिकल की तैयारी करता है, तो सुबह फ्रेश होकर शाम को आराम से रेस्ट करता है, सुबह फ्रेश माइंड में दौड़ने जाता है और अच्छा टाइम निकालता है। लेकिन जब वो एग्जाम के लिए जाता है, एग्जाम के लिए जनरली 6 या 7 का टाइम दिया जाता है, जिससे कि अर्ली आवर्स में कैंडिडेट को रनिंग कराई जा सके। तो कैंडिडेट एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास पहुंचता है और थोड़ा उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है, कल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। उस स्ट्रेस में रात को नींद नहीं आती है, रात को थकावट रहती है, सुबह काफ़ी पेपर फॉर्मेलिटी होती है, कई घंटों कैंडिडेट को इधर कागज देखा उधर कागज देखा, क्योंकि बहुत जरूरी होती है, बायोमेट्रिक इंप्रेशंस लेने होते हैं। इसमें कैंडिडेट लगभग थक चुका होता है, फिर उसके बाद वो दौड़ता है तो उसको महसूस होता है कि लगता है कि टाइम गलत लिया है इन्होंने या डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस सही होती है। तो मैं यहाँ पर यह सलाह देना चाहूँगा, जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो एक पर्टिकुलर एक ही टाइम पर न करें। कभी सुबह दौड़ रेस की प्रैक्टिस करें या फिजिकल जो भी टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस करें, कभी आफ्टरनून में करें, कभी शाम को करें, कभी दिन में अपना दिन की पूरी प्रक्रिया में जो जिस तरह से उनका काम चलता है, फिजिकल एक्सरसाइज होता है, उसको करने के बाद शाम को प्रैक्टिस करें। तो उससे एक आदत बनेगी। फ्रेश माइंड में दौड़ेंगे तो यहाँ हो सकता है कि आप फ्रेश न हो जितना कि आप घर पे प्रैक्टिस के समय फ्रेश थे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं आने के बाद में। ये थोड़ा एक कैंडिडेट दिमाग में रखें। आगे मैं फर्दर दूसरे एलाइड रिक्रूटमेंट प्रक्रिया पर चलूँ, कुछ और बताना चाहूँगा कि जब एक बार कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, तो बहुत केसेज मैंने रिक्रूटमेंट अफसर देखे कि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर लेते हैं, उससे ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वेट बढ़ जाता है और आगे जाके अनफिट हो जाते हैं। तो अपने आप को जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इवन मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद में भी हमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान देना है, वो मेंटेन करके रखने हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ। अगर यहाँ तक किसी को शक हो तो आप इसमें कमेंट्स में डाल दीजिए, देन आई विल सी द कमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ कि जो नोडल फोर्स के द्वारा एग्जामिनेशन होते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा फोर्स वाइज एग्जामिनेशन का बता देता हूँ। फोर्स वाइज एग्जामिनेशन जो मैंने बताया था कि कुछ रिक्रूटमेंट इस तरह के होते हैं जो कि फोर्स स्पेसिफिक होते हैं। हर फोर्स अपना रिक्रूटमेंट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूव एसओपी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भारत सरकार के द्वारा अप्रूव आरआर रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक। तो मैं इसमें खासकर क्योंकि बीएसएफ के बारे में मुझे विशेष जानकारी है, तो बीएसएफ के बारे में मैं आपको कंसंट्रेट होकर चलूँगा। लगभग सभी के नॉर्म बराबर होते हैं, तो ये मैं स्पेसिफिक बीएसएफ के बारे में बता रहा हूँ। बीएसएफ में नॉन जीडी कैडर शुरुआत होती है कांस्टेबल ट्रेड्समैन से। कांस्टेबल ट्रेड्समैन का मतलब क्या है? बीएसएफ पार्लेंस में कांस्टेबल
ट्रेडमैन का मतलब है कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्राफ्ट्समैन, कांस्टेबल टिन स्मिथ, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल वेटर, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल खोजी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में कांस्टेबल ड्राइवर भी इसी में आ जाता है। बीएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर जनरल ड्यूटी कैडर से लिया जाता है। यहाँ पर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कांस्टेबल ड्राइवर भी ट्रेड्समैन में आता है। इसके लिए पहले मैं एलिजिबिलिटी कंडीशन बताना चाहूंगा। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 18 से 23 साल का एज ग्रुप होना चाहिए और रिलैक्सेशन सेम है। जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं या कांस्टेबल जीडी में भी था, एसआई जीडी में था, उनके नॉर्म्स अलग हैं। उसका मैं लास्ट में बताऊंगा एक्स सर्विसमैन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, अलग से अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है मैट्रिकुलेशन यानी 10 पास हाई स्कूल या इससे इक्विवेलेंट और 2 साल का उस पर्टिकुलर ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बीएसएफ। या 1 साल का उस पर्टिकुलर ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है एजुकेशन के हिसाब से। फिजिकल फिटनेस के हिसाब से हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बार फिर से बताऊंगा, मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं वो पूरे यहाँ पर भी लागू होते हैं, जैसा कि पहले एग्जामिनेशन में मैंने बताया। ट्रेड्समैन में मेल की चेस्ट का मेजरमेंट 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि बिना एक्सपेंशन के 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद में 83 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से है। इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया इस तरह से होती है। सबसे पहले मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हिसाब से आपको बार बार ध्यान दिलाता रहूंगा कि ये पर्टिकुलर ये फोर्स स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ ट्रेड्समैन के बारे में। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उससे पहले जब कैंडिडेट अप्लाई करने के बाद में उसका एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होने के बाद में एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में पूरी करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.3 मिनट्स में पूरी करनी होती है, यानी 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाते हैं उसी दिन उनका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट मीन्स जिस ट्रेड के लिए उसने अपनी एप्लीकेशन दी है, कॉबलर के लिए दी है, टेलर के लिए दी है, वेटर के लिए दी है, कुक के लिए दी है, उसी ट्रेड का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसकी नॉलेज देखी जाती है, ट्रेड में क्या नॉलेज है। ये दोनों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर के हैं, नॉकआउट बेसिस पर है। अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है, आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। जो कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में इस फिजिकल एफिशिएंसी और ट्रेड टेस्ट में पास हो जाते हैं उनको फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है, जिसके 4 पार्ट होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर का, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 25 नंबर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 नंबर का और उसके साथ साथ लास्ट में लैंग्वेज टेस्ट यानी इंग्लिश या हिंदी 25 नंबर का। टोटल 100 नंबर का टोटल मार्क्स होते हैं। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी और ईएसएम जो इकोनॉमिकल जनरल कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 33% मार्क्स होते हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसके बाद में जो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हैं बच्चे, उनको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल सेम प्रक्रिया है और उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें मेरिट में जो अपना जो उस पर्टिकुलर मेरिट में फॉल करते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन भर्ती का ट्रेड्समैन का बीएसएफ वेबसाइट पर
दिया जाता है। वेबसाइट अगर काइंडली नोट कर लें आप लोग, www.bsf.nic.in। जब भी वैकेंसी होती है, वैकेंसी अनाउंस की जाती है। इसके साथ में अभी मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बारे में बातचीत करूंगा। मैं अभी फोर्स स्पेस पे होकर बातचीत करूंगा बीएसएफ का, क्योंकि हर फोर्स का अपना एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, लेकिन लगभग बेसिक सेम है, तो इस वजह से आपको सहायता देगा दूसरी फोर्सेज में भी के बारे में जानकारी करने के लिए। मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी क्लरिकल स्टाफ। क्लरिकल स्टाफ दो तरह का होता है, एक स्टेनो साइड होती है, एक मिनिस्ट्रियल साइड होती है। स्टेनो आप नाम से ही परिचित हैं, स्टेनोग्राफी जानते हैं, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो टाइपिंग जानते हैं। इनके लिए एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन बीएसएफ वेबसाइट पर, बीएसएफ के लिए बीएसएफ वेबसाइट पर होता है www.bsf.nic.in। बाकी दूसरे सीएपीएफ के, उनके पर्टिकुलर सीएपीएफ की उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशंस निकलते हैं। उस पर ऑनलाइन या अभी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स को फर्दर प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अभी मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता देता हूं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए एएसआई स्टेनो, एएसआई मीन्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो से इस पोस्ट की शुरुआत होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की उम्र होनी चाहिए 18 से 25, कैंडिडेट की उम्र 18 से 25 उम्र होनी चाहिए। रिलैक्सेशन सेम है जो दूसरे रिक्रूटमेंट में है, यानी कि एज का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट 12th पास हो यानी इंटरमीडिएट किया हो, यानी सीनियर सेकेंडरी पास हो 10+2 के पैटर्न पर, और इसके इक्विवेलेंट हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट को शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स यानी 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में या हिंदी में उसकी स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट का टेस्ट होता है, और जो इसका एक डिक्टेशन दी जाती है। पहले 50 मिनट की डिक्टेशन दी जाती है। 50 मिनट की डिक्टेशन देने के बाद में ये कह रहे इस डिटेल को आप जो है जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो स्पीड निकलती है 10 मिनट की, आपको शॉर्ट हैंड अपना उस स्क्रिप्ट में लिखना होगा, जिसकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है। अभी इसके साथ साथ मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल मेजरमेंट्स हैं, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीन्स मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। फीमेल एसटी कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट, मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट होता है। मेल कैंडिडेट का चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 82 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए 76-81 होना चाहिए, यानी कि 76 विदाउट एक्सपेंशन और 81 एक्सपेंशन। इसके साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एएसआई होने के लिए कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता। जो कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट में पास हो जाते हैं, आई करेक्ट माई सेल्फ, जो कैंडिडेट इसकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में क्लियर हो जाती है, उन कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है। रिटन एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होती 25 नंबर की होती है। 25 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। 25 नंबर का करंट इवेंट्स से सिविल जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। और इसके साथ साथ कुछ पार्ट इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी होता है। टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं, और क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन 35% होते हैं। ओबीसी, SC ST EWS के लिए 33% होते हैं। जो कैंडिडेट निर्धारित अंक प्राप्त कर लेते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल मेजरमेंट मीन्स
जो भी मैंने हाइट चेस्ट वगैरह बताए थे उसके लिए बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट्स में पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को उसी समय स्टेनोग्राफी टेस्ट कराया जाता है और उसी दिन या नेक्स्ट डे स्टेनोग्राफी टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफी टेस्ट में पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स का नेक्स्ट डे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं उनको एक मौका दिया जाता है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, 15-20 दिन या 1 महीने के बाद में मौका दिया जाता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बच्चों जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उनकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। मेरिट कैटेगरी वाइज बनती है। और इसके बाद में मिनिस्ट्रियल स्टाफ का पार्ट 2 आता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो क्लरिकल स्टाफ होता है। उसके लिए एज लिमिट 18 से 25 है, रिलैक्सेशन सेम है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल या 10+2 पैटर्न पर एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ हो। साथ में कैंडिडेट को इंग्लिश में 35 वर्ड्स 35 शब्द पर मिनट के और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड होनी चाहिए। स्पीड की कैलकुलेशन की जाती है KDPS प्रोसीजर से। KDPS की डिप्रेशन पर आवर, की डिप्रेशन की बेस पे किया था। 1 घंटे में कितने की डिप्रेशन कर रहा है उसकी बेस पर कैलकुलेशन की जाती है। और इसका फर्दर डिटेल प्रोसीजर अगर आप चाहेंगे तो जो BSF वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकलता है उसमें दिया हुआ होता है। 5 की डिप्रेशंस को एक शब्द मांग कर सकते हैं और ये 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। 10 मिनट में के बेस पर कैलकुलेशन की जाती है। जो इनका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ST कैंडिडेट जो मेल ST कैंडिडेट के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट हो। फीमेल ST कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट हो। इसके साथ साथ मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट होता है। चेस्ट मेजरमेंट मेल कैंडिडेट का 77.82 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट के लिए 76 मेल कैंडिडेट के लिए अदर देन ST 77 से 82 यानी विदाउट एक्सपेंशन 77 और एक्सपेंशन के साथ में 82 सेंटीमीटर। जो ST कैंडिडेट हैं मेल उनकी चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 76 और एक्सपेंशन के साथ में 81। जब एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्ट हो जाती है उसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन सेम पेपर होता है जो ASI स्टेनो का होता है 100 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम होते हैं 35% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC SC/ST EWS के लिए 33%। इसका नोटिफिकेशन BSF वेबसाइट पर निकलता है। वेबसाइट फिर एक बार नोट कर लें, www.bsf.nic.in। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, निर्धारित मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, उनको फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाता है। जो फिजिकल मेजरमेंट में पास हो जाते हैं उनको वहीं पर टाइपिंग टेस्ट किया जाता है। टाइपिंग टेस्ट का मैंने प्रक्रिया आपको समझा दी। जो टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं फिर नेक्स्ट डे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद में फाइनल मेरिट बनाई जाती है। नेक्स्ट BSF में कैडर होता है सेक्टर MT यानी सेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट कैडर, जिसमें कि मैकेनिकल साइड से जो अपना व्हीकल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो किए जाते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, कांस्टेबल टेक्निकल भर्ती किए जाते हैं। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में इसकी जो एडवर्टाइजमेंट BSF वेबसाइट पर निकलता है, इसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए और रिलैक्सेशन जो कि पहले रिक्रूटमेंट्स में बताया उसी तरह से रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसमें 3 साल का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और कैंडिडेट की हाइट, मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, मेल ST कैंडिडेट की हाइट 162
161.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का है एसटी कैंडिडेट को मिल जाता है यहाँ पर। सेम वे में मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट होता है। चेस्ट मेजरमेंट में विदाउट एक्सपेंशन चेस्ट 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ में चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब उनकी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी हो जाती है, कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं एप्लीकेशंस के बेस पर, उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशंस का पैटर्न एक कॉमन एग्जामिनेशन होता है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इन तीनों से रिलेटेड कंबाइंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस, आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है, सभी के मिलाकर 100 मार्क्स होते हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनको नेक्स्ट फेज के लिए बुलाया जाता है, डेट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इन कैंडिडेट्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। मेल कैंडिडेट 3.2 किलोमीटर 17 मिनट में दौड़ पूरी करनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में दौड़ पूरी करनी चाहिए। जो कैंडिडेट रनिंग की इवेंट में पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को फिर ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि व्हीकल मैकेनिक, स्टोर कीपर या ऑटो इलेक्ट्रीशियन जिस ट्रेड के लिए उन्होंने अप्लाई किया उस ट्रेड का टेस्ट देना होता है। उस ट्रेड में अगर पास होने के बाद में उनका फिर फाइनल मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सेक्टर एमटी वर्कशॉप कैडर में कांस्टेबल टेक्निकल की वैकेंसी निकलती है बीएसएफ वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के थ्रू। इसमें व्हीकल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक स्मिथ, वल्कनाइज ऑपरेटर, टायर रिपेयर ऑपरेटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, फिटर, इस तरह की वैकेंसी निकलती हैं। इसके लिए कैंडिडेट की उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल को रिलैक्सेशन मिलते हैं एज में। इसके साथ साथ कैंडिडेट एजुकेशन के हिसाब से मैट्रिकुलेशन 10+10 या इसके इक्विवेलेंट पास किया हुआ हो। इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए वो अप्लाई करता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, आईटीआई से सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा किया हुआ हो। इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट्स इस तरह से हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और भारत सरकार के जो निर्धारित नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक उसमें एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन हैं। मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट होता है जिसमें 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन 75, एक्सपेंशन के साथ 80, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एसटी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। जो कैंडिडेट ये निर्धारित मापदंड पूरे करते हैं उन कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन ट्रेड वाइज रिटन एग्जामिनेशन होता है, ट्रेड टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन में। उसके साथ साथ उसका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और लैंग्वेज टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। जो कैंडिडेट निर्धारित मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन में उन कैंडिडेट्स को फिर से कैंडिडेट्स को नेक्स्ट इवेंट में ज्वाइन करना पड़ता है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रक्रिया में ज्वाइन करना पड़ता है। वो सिलेक्शन प्रक्रिया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेल कैंडिडेट का 3.2 किलोमीटर पूरा करना होता है 17 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर पूरा करना होता है 9 मिनट्स में। जो कैंडिडेट रनिंग में पास हो जाते हैं उनको वहीं पर ट्रेड टेस्ट किया जाता है। जिस ट्रेड के लिए उसने अप्लाई किया है उस ट्रेड का टेस्ट किया जाता है। जो उस ट्रेड में पास हो जाता है उसका फिर मेडिकल किया जाता है। मेडिकल पास होने के बाद में मेरिट बनाई जाती है, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट बनाई जाती है और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए भेज दिया जाता है। ये सेक्टर एमटी वर्कशॉप कैडर के लिए है। सेम वे में अभी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है। मैं बीएसएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अभी तक अपना फोर्स अलग अलग कंडक्ट करते थे। बीएसएफ में इंजीनियरिंग कैडर के लिए एग्जामिनेशन भर्ती होती है जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट कमांडेंट सिविल 2 तरह के इंजीनियर्स भर्ती किए जाते हैं गस्टेड कैडर पर, जिसमें उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में उनकी डिग्री होनी चाहिए। यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, असिस्टेंट कमांडेंट सिविल के लिए डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यहाँ मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि जो बीएसएफ के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके मुताबिक असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल के लिए
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट अप्लाई करता है, ये नॉर्म्स में है। उम्र 35 ईयर्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन इसमें जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक होता है। फिजिकल मेजरमेंट्स 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, और बाकी रिलैक्सेशन एसटी के लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है 81 से 86 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है 80। और इसके साथ साथ इसके बाद में फर्दर जो प्रक्रिया इस तरह से होती है, जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन में बुलाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन इनका 200 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स का होता है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट मीन्स इंग्लिश का ही टेस्ट होता है। उसके साथ साथ रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ये एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जो 100 मार्क्स का होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये अपनी स्ट्रीम का टेस्ट देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल साइड से डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, सिविल के लिए सिविल साइड से होता है। जो कैंडिडेट अपना रिक्वायर्ड पास मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं उनको सेकंड फेज एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। सेकंड फेज एग्जामिनेशन है इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1 माइल रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए होती है, जो कि 10 मिनट में करनी होती है। और फीमेल कैंडिडेट एक 1 माइल की रनिंग होती है, मेल कैंडिडेट 8 मिनट में पूरा करते हैं, फीमेल कैंडिडेट 12 मिनट में पूरा करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए ब्रॉड जंप होती है 4.6 मिनट की, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट होती है ब्रॉड जंप। 6 फीट डिस्क क्लियर करना होता है केवल मेल कैंडिडेट को। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कैंडिडेट पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को थर्ड फेज एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। फिर मैं आपको एक ध्यान दिलाता हूँ, रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का बोर्ड गृह मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और जो इंटरव्यू में रिक्वायर्ड पास मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद में कैटेगरी बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको BSF वेबसाइट पर मिलेगा www.bsf.nic.in पर। इसके साथ साथ ग्रुप C कैडर्स की भर्ती होती है। क्योंकि मेरे को समय 1 घंटे का स्लॉट दिया गया था, तो आई थिंक जो मेजर पार्ट है मैंने इसमें कवर कर दिया। थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम लगेगा मुझे। पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ का, मेडिकल स्टाफ कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है सभी CAPF का, मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एग्जामिनेशन होता है। और उसका नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर या नोडल फोर्स जो नियुक्त की जाती है उसकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकलता है। इस एग्जामिनेशन में जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, SMO होते हैं, डिप्टी कमांडेंट रैंक पर लिए जाते हैं, 40 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। और MBBS विद PG डिग्री या डिप्लोमा विद 3 to 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उनको इंटर्नशिप जरूरी है। फिजिकल मेजरमेंट्स मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर, मेल के लिए 77 से 82 चेस्ट होनी चाहिए। कैंडिडेट को सीधा इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कैंडिडेट इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 200 मार्क्स का होता है। जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर चॉइस का मेरिट बेसिस पर मिनिस्ट्री के द्वारा इनकी मेरिट तैयार की जाती है। और इनका नोटिफिकेशन भी नोडल फोर्स, जिस फोर्स का मिनिस्ट्री के द्वारा उसको नियुक्त किया गया, नोडल फोर्स किया गया, उसकी वेबसाइट पर और MHA की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिल सकता है। सेम वे में अब मेडिकल ऑफिसर्स ये असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे लिए जाते हैं। इनकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स होती है। मेडिकल ऑफिसर्स की असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। रिलैक्सेशन सेम है जो दूसरे एग्जामिनेशन में है एज में। इसमें MBBS होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, साथ में इंटर्नशिप कंपलसरी है। हाइट के मेजरमेंट्स मेल के लिए 157.5, फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
इसकी भी सिलेक्शन प्रक्रिया उसी तरह से जैसे एसएमओ की है, स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर की है। इसमें इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट 200 मार्क्स का होता है, जो उसमें पास हो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट मिलती है। फोर्स एलोकेशन मेरिट कम चॉइस कम मेरिट बेसिस पर होता है। इसके साथ साथ तो डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन हैं। बीएसएफ वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ पर मैं आपको और एक जनरली एक बच्चों लोगों में ट्रेंड देखा गया है कि तैयारी न करके इधर लेफ्ट राइट की अप्रोच तलाश करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। मैं बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में बहुत ही फेयर तरीके से मेरिट बेसिस पर केवल क्वालिफाइड कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। इसके अलावा किसी के आप बहकाने में, समझाने में ना आए। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। अगर आप काबिल हैं, आप फिट हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी तरफ से कुछ एक जानकारी थी। बाकी अगर मुझे आगे मौका मिलेगा तो बचे हुए जो रिक्रूटमेंट्स हैं, खासकर स्पेशली बीएसएफ के बारे में आपको फिर जानकारी दूंगा। साथ में मैं साथी लोगों से बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहे। तो मान लो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई मौका ऐसा मिलता है तो वहाँ भी ट्राई करें। अभी बहुत ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। हमारी भी यहाँ पर मार्ग एजुकेशन ने 30 आवर्स का एक ऑनलाइन कोर्स चला रखा है, जिसमें कि एक मार्क सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देते हैं। और मार्क सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पढ़ाया जाता है 30 आवर्स के लिए, नॉमिनल फीस के ऊपर। केवल वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए फीस हमने रखी हुई है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। और जो बच्चे इसमें ध्यान से काम करते हैं, सेलेक्ट हो, क्वालिफाई कर लेते हैं, असेसमेंट में पास हो जाते हैं, उनको हम जॉब भी दिलवाते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह का। अभी जो आपके क्वेरीज हैं तो मैं उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहूँगा। कोई है इसमें? एक पहला क्वेश्चन आया, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन द होल जर्नी। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं अभी चैलेंज तो हर जिंदगी के हर स्टेप पर होते हैं। अगर आप उस चैलेंज फेस करके मानकर छोड़ देंगे तो चैलेंज बना रहेगा। अगर आप में अपने अंदर गट्स हैं, कॉन्फिडेंस है, तो चैलेंज कोई नहीं होता। जिंदगी हर स्टेप में, चाहे आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, चैलेंज हर जगह होते हैं। जिंदगी का नाम चैलेंज है, लेकिन ऐसा सीएपीएफ में कोई चैलेंज नहीं है जिसको कि आप फेस नहीं कर सकते। बस आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑफ कोर्स सीएपीएफ का लाइफ एंटायरली डिफरेंट है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हमें समझना चाहिए कि सीएपीएफ की सर्विस ना होकर एक त्याग है, एक सैक्रिफाइस है आदमी का। तो अगर आप इसको एक चैलेंज मानकर इसकी तरफ हट जाएंगे तो फिर तो चैलेंज बना रहेगा। और आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको एक वास्तव में गर्व पैदा होता है, अच्छा लगता है कि आप देश के लिए डायरेक्टली सेवा कर रहे हैं। सेवा हर कोई आदमी करता है। टीचर्स देश के लिए सेवा कर, हर इंसान, हर एम्प्लॉय देश के लिए सेवा करता है। लेकिन ये वो सेवा है जहाँ पर कि दुनिया दिन के समय अपना रात के दिन भर काम करते हैं लोग, शाम को अपने घर पर आते हैं। ये वो सेवा है जहाँ पर कि शाम को आप ड्यूटी के लिए जाते हैं। ये वो सेवा है और आपको इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए। कम लोगों को ये मौका मिलता है सेवा करने का, जिसमें कि हर आदमी आपकी ड्यूटी के बेस पर आराम से घर में चैन की सांस लेता है, आराम से सोता है। टेल अस व्हाट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में सभी में बता दिया है। एक्सपीरियंस मैंने, अब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, सीएपीएफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। सीएपीएफ की ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है सीएपीएफ में। और ट्रेनिंग से जब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कैसे ट्रेनिंग होगी, लेकिन ये बड़े साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे
ट्रेनी को पता नहीं चलता कि उसका स्टैंडर्ड कहाँ पहुँच चुका है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस और IQ लेवल, उनका पब्लिक स्पीकिंग, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक ध्यान दिए जाते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्योरली प्रोफेशनल साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। किसी पूछा व्हाई डिड यू चूज ए कैरियर ऑफ पुलिस ऑफिसर। इसको मैं सबसे लास्ट में रिप्लाई दूंगा, देख लें क्वेश्चंस कितने हैं, उसको मैं सबसे बाद में बताऊंगा। कैन स्टूडेंट्स विद आर्ट्स डिग्री कैन अप्लाई? हाँ, यस, आर्ट्स डिग्री कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अपना GD कैडर ऑफ पोस्ट है, चाहे सब इंस्पेक्टर की या असिस्टेंट कमांडेंट की या कांस्टेबल की, आर्ट्स डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट क्वालिटीज मेक ए गुड पुलिस ऑफिसर? ओके, नाइस क्वेश्चन। देखिए, नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर, आपकी पर्सनल वैल्यूज आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। आपको आपका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी इंटीग्रिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी डेडिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी ऑनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी ये वैल्यूज हैं तो नेचुरली आपके जो ट्रैक है, जर्नी है, उस जर्नी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन सामने नहीं आएगा और आप आसानी से अपनी तरक्की के रास्ते बढ़ते चले जाएंगे। What are the eligibility requirements of CAPF? I have already explained. How many attempts can an individual one can avail span of the age limit? What is the difference between Army, paramilitary force and CAPF? Oh, very important question. ये डिबेट लाइक सवाल है आपका, तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है। आर्मी ऑफ कोर्स, आर्मी ताज है देश का, नो डाउट। आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस या CAPF ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं और अपने अपने टास्क हैं, रोल हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, SSB ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर। इसके साथ साथ CRPF, CISF इंटरनल सिक्योरिटी में एक विशेष रोल अदा करते हैं जो कि सराहनीय है। और आज हम इंटरनल मैटर्स में सिक्योर महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, चाहे मिलिटेंसी है चाहे नक्सलिज्म में। वी आर फीलिंग सेफ एंड सिक्योर बिकॉज ऑफ दीज पैरामिलिट्री फोर्सेज और CAPF। What are the things that a person should keep in their mind? मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया। सैलरी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, ग्रुप 1 सैलरी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लागू होती है, ग्रुप B सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी सब इंस्पेक्टर्स के लिए, बाकी सभी रैंक्स के लिए ग्रुप C सैलरी लागू होती है। What are the biggest challenges the department faces right now? आई थिंक फिर मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि ज़िंदगी में या डिपार्टमेंट के सामने, इंडिविजुअल के सामने, डिपार्टमेंट के सामने, देश के सामने चैलेंजेस चलते रहते हैं। चैलेंजेस मान लो तो उसको फिर प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि चैलेंज इनकी खून में बहने लगा है और एक तरह से चैलेंज फेस करना इनका हार्ट बीट, ब्लड टेम्परेचर बन चुका है। व्हाट सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर CAPF? मैं आपको इसमें सलाह देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। आप जो है नोटिफिकेशंस मैंने वेबसाइट्स बताई उसमें जाएं, देखें, सिलेबस मिल जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बेहतर रहेगा नेक्स्ट में अपना इस फाउंडेशन से रिक्वेस्ट करूँगा, नेक्स्ट तो सेशन में जब भी मुझे मौका मिलेगा आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा मैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, व्हाट बुक विल यू सजेस्ट? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मेरा कोई ऐसा, मैं महसूस करता हूँ जो कि एज बीइंग रिक्रूटमेंट अफसर महसूस किया है, कांस्टेबलरी के लिए, कांस्टेबल GD के लिए या ग्रुप C के लिए बेहतर है कि आप हाई स्कूल लेवल का जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप इस पर ध्यान दें। रीजनिंग ऑफ कोर्स इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
और साथ में आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो सके तो जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस की बुक्स हैं वो काफ़ी मदद करती हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लोग क्या करते हैं, एक बुक परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद बार बार उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक बार प्रैक्टिस तो ठीक है, फिर बार बार उसी को करेंगे, आंसर पहले से ही पता होता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़ देखें, डिबेट सुनें, न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पार्ट आता है उस पर ध्यान दें। इज दी CAPF एग्जाम क्राइटेरिया सेम फॉर बोथ फैमिलीज एंड फीमेल्स एंड मेल्स? मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। एक्स्ट्रा कोचिंग देखिए, मैं कोचिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपनी थॉट्स होते हैं। अगर आप घर पर भी अच्छी तैयारी करते हैं, हाँ, यू हैव टू डिवोट द टाइम। अगर टाइम डिवोट किया हुआ है, बहुत एन नंबर एग्जाम्पल्स हैं जो बिना कोचिंग के गाँव के माहौल से पढ़ के आए हैं, तो वो मैन टू मैन वेरी करता है। सर, हाउ शुड वी ऑन कॉन्स्टेंट मोटिवेशन? देखिए, एक ऐसा मसला है कि ये सेल्फ ड्राइव होना चाहिए मोटिवेशन। आदमी अपने आप को जितना मोटिवेट कर सकता है, दूसरा उसको मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपना उसका सर्कल इस तरह का हो कि पॉजिटिव एनर्जी जहाँ से मिले। व्हाट इज द प्रोसीजर इन गेटिंग आर्मी जॉब? ये मैं कभी अलग से इसका सेशन लूंगा। व्हाट आर द कैरियर प्रोग्रेशन हैपेंस इन BSF एंड फोर्सेस? कैरियर प्रोग्रेशन अच्छा है। अगर आप देखेंगे, कांस्टेबल इंस्पेक्टर तक पहुंचता है, असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंचता है, कैरियर प्रोग्रेशन अच्छा है। और अगर देखिए, हर फोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने प्रमोशन रूल्स होते हैं, तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कैरियर प्रोग्रेशन इज गुड। कैरियर प्रोग्रेशन में उसको डिफरेंट लेवल्स पर एलिवेट करने से पहले उनका एक तरह से उस लायक बनाया जाता है, ट्रेनिंग चलती रहती है, उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी डेवलप की जाती है। हाउ डिफिकल्ट बीइंग आर्मी मैन इज बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जहाँ पर आप रहते हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको महसूस हो कि फैमिली से दूर हैं, लेकिन वो परिवार बन जाता है। अगर आप कमांडिंग लेवल पर हैं तो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके साथी लोग हैं, वो आपके परिवार के सदस्य होते हैं, बहन भाई भतीजे सब वही होते हैं, सुबह शाम तक आपको देखते हैं। और मैं सच्चाई बताता हूँ, कुछ समय के बाद में ऐसा महसूस होता है कि परिवार बड़ा इंटीग्रेटेड परिवार हो जाता है। बाकी फैमिली से दूर रहने का गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है, चलता रहता है खैर, लेकिन ये मैन टू मैन वेरी करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली से दूर रहने के बाद में कोई विशेष प्रॉब्लम आती, वहाँ भी एक फैमिली कंसेप्ट मिलता है। और फैमिली के साथ रहने पर भी कुछ चीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन फैमिली से दूर रहते हैं तो गवर्नमेंट हमको काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इसमें कि हम फैमिली की केयर कर सकें दूर रहते हुए भी। Once again, I would like to pay thanks to Sasi Dream Foundation that they have given me this such opportunity to come in contact with the young generation. I like to interact with the young generation. I love to interact with the young generation. My endeavor and my efforts are always to do something for the young generation. Thank you very much, sir. Thank you very much, everybody.